दोस्तों बात करें सैमसंग का वन यूआई, आज के समय में फीचर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, चीज अच्छे लोग बना रहे हैं और कई केसेस में तो गूगल को बीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा अपडेट्स दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कुछ केसेस में तो जो सैमसंग है वो गूगल के पिक्सल से ज्यादा एंड्रॉइड के अपडेट्स देती है और कई बार तो गूगल के फोन से पहले भी आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में अपडेट्स आ जाते हैं। और सैमसंग की एक बात अच्छी लगी कि जैसे जैसे उसने चीजें सुनी लोगों की, वैसे वैसे अपने यूआई को इंप्रूव किया और जो सैमसंग के जितने भी प्रीमियम रेंज वाले फोन है उनके अंदर जो स्टॉक एप्स में जो एड्स आते थे वो भी यहां पे लोग खत्म कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा मैच्योर यूआई है और एक ऐसा यूआई है जिससे आज के समय में इंस्पिरेशन कलर ओएस भी लेता है, ऑक्सीजन ओएस भी लेता है, कई हद तक MIUI भी ले लेता है। लेकिन वन यूआई की जो कहानी थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी। वन यूआई के बारे में एक बात बताऊं आप लोगों को, इसके जितने भी पूर्वज थे, वंशज थे ना, मतलब कि जो उसके बाप दादा लोग थे, उनकी कहानी ये थी कि उनको सबसे घटिया माना जाता था एंड्रॉइड की दुनिया में, यानी कि सबसे बेकार स्किन। मतलब आप खुद सोचो कि कैसे एक सबसे बेकार एंड्रॉइड का यूआई इवॉल्व होते होते सबसे बेस्ट कैसे बन गया। पिछले 10-12 साल में यही कहानी हुई है और मेरे को लगता है कि यह कहानी शायद आप लोगों को सुनना जरूरी है क्योंकि सैमसंग का वन यूआई लिटरली काफी सही है। इतना सही कि आज के समय में गूगल खुद उससे इंस्पिरेशन ले रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की। यहाँ पे कहानी शुरू होती है सैमसंग के टच विज यूआई से, जिसके अंदर टच विज यूआई 1.0 सैमसंग सोल्टिस 2009 के अंदर फीचर हुआ था। यानी कि 2009 में सैमसंग का टच विज यूआई आया था और उस जमाने में भर भर के एप्लीकेशंस आती थी, यूआई उतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता था, फीचर्स ये लोग डालते थे और लोगों का क्रिटिसिज्म तब से मिलता था कि भाई टच विज यूआई क्या है। और ऐसा नहीं कि सैमसंग को पहले अकल आ गई, सैमसंग ने कई सालों तक टच विज यूआई चलाया और टच विज यूआई देखा तो लो एंड हार्डवेयर पे इतना अटकता था, इतना हैंग मारता था कि यहाँ पे लोग कहने लगे थे कि सैमसंग मतलब हैंगसंग। लिटरली ये जो वर्ड है ना तभी से इवॉल्व हुआ है। और उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट में चाइनीज कंपनी अपनी दस्तक देने लगी थी, उसके बाद सैमसंग को अकल आ गई कि भाई हार्डवेयर निकालने से कुछ नहीं होगा, अब सॉफ्टवेयर पे अभी हमें ध्यान देना जरूरी है, ढेर सारे फीचर से ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस देना जरूरी है। और टच विज के बाद इसके एक एडवांस वर्जन लेकर है जिसके अंदर बोला गया टच विज नेचर यूएक्स 2.0, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ आया था। और इसकी यहाँ पे खास बात पता है क्या थी, यहाँ पे ये लोग सबसे पहले सैमसंग का जो नॉक सिक्योरिटी होती है ना उसे यहाँ पे इसके साथ इंट्रोड्यूस किया था, है ना, काफी कमाल की चीज। इसके साथ ही इसका जो वर्जन 2.5 आया था उसके अंदर 1 हैंडेड मोड लाए थे गैलेक्सी नोट 3 के लिए और इसके यूआई को भी ट्रिम किया गया, सेटिंग्स मेन्यू को रीडिजाइन किया सैमसंग गैलेक्सी S5 के लिए। लेकिन बाद में चीज उन्होंने आगे चल के डिसकंटिन्यू कर दी और सैमसंग अपने एक्सपीरियंस यूआई लेके आई जो कि सैमसंग गैलेक्सी 8 में आया था और यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ आया था। इसके अंदर देखा तो काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन थे, जैसे एज पैनल्स लेके आए थे गैलेक्सी S6 में, वो सब चीजें थी। गूगल की जो स्टॉक एप्स थी वो सारी चीजें निकाल कर दे रहे थे और भी काफी सारे फीचर्स थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है, उस जमाने में ज्यादातर जो स्किन्स होती थी वो काफी ज्यादा लाइट वेट होती थी, लेकिन ये सैमसंग की स्किन काफी ज्यादा हैवी थी। और उसके बाद देखा जाए तो सैमसंग को लगा कि अब इसको एक लाइट वेट बनाने की जरूरत है और इसी के बाद कहानी शुरू होती हमारे वन यूआई 1.0 की। वन यूआई 1.0 की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था सैमसंग एक्सपीरियंस 10.0 बेटा से, जो कि सबसे पहले डेब्यू हुआ था गैलेक्सी S10 फ्लैगशिप फोन्स के लिए और उसके बाद इसी चीज को ट्वीक करते करते इसे रीब्रांड करके निकाला के वन यूआई के नाम से। देखा तो वन यूआई में काफी सारे फीचर्स थे, जैसे डेक्स पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था टचविज के अंदर, उस चीज को और इंप्रूव बनाया, सिस्टम वाइड डार्क मोड लेकर आए। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये बिक्सबी का डेडिकेटेड बटन देते हैं लेकिन उसे रीमैप नहीं कर सकते। भैया उसे रीमैप करने की परमिशन उन्होंने यहां पर डाल दी, यानी कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के एडिटिंग टूल डाले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को पहले से ज्यादा बेटर किया गया। ये कुछ चीजें यहां पे वन यूआई 1.0 में लाई। इसके अलावा 1.1 जाए तो उसमें कैमरा स्टेबिलिटी ये सब लेके आए, कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट्स करे और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करी। और इसके साथ ही जब वन यूआई 1.5 आया गैलेक्सी नोट 10 के साथ, तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ एक लिंक बनाने की उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से सैमसंग अपना इकोसिस्टम बनाए। और ये पहली चीज थी जहां पे किसी एंड्रॉइड बनाने वाली कंपनी ने अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया, जहां पे मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पीसी के साथ अच्छे तरीके से लिंक होकर शेयर हो सके डेटा। ये काफी अच्छी चीज थी। इसके साथ वन यूआई 2.0 आता है जिसके अंदर डायनामिक लॉक स्क्रीन का कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। यहाँ पे लोकेशन परमिशंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है और 2019 के एंड में वन यूआई 2.0 लोग निकालते हैं जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड होता है और एंड्रॉइड 10 के ज्यादातर फीचर्स लाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। इसके साथ ही वन यूआई 2.1 निकालते हैं लोग 2020
में जहां पे हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट होता है उसका फीचर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, और जहां पे जो One UI 2.5 होता है वहां पे जो वायरलेस डेक्स होता है, वहां पे जेस्चर नेविगेशंस होते हैं, ये कुछ चीजें। इसके साथ ही बात किया One UI 3.0 की, तो वहां पे आपको एक पूरा डिजाइन और नोट वर्दी अपडेट देखने को मिलता है, जहां पे ट्रांसलूसेंट नोटिफिकेशन पैनल, नए वॉल्यूम की पोजीशन, विजिट्स को एनहांस कर दिया जाता है, एनिमेशंस को स्मूथ किया जाता है, पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाता है। और One UI 3 कैसा था जहां पे सैमसंग का मेजर एंड्रॉइड अपडेट को प्रॉमिस करती है और अपने फोन्स के अंदर रेगुलरली अपडेट्स देना भी यहाँ पे शुरू कर देती है। ये एक चीज काफी अच्छी थी। और ऐसे ही One UI 3.1 आता है ना, तो यहाँ पे कैमरा रिलेटेड इंप्रूवमेंट होते हैं, जैसे कि टच ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर कंट्रोल, जो सिंगल टेक फीचर होता है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन डाला जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर टूल का, ये कुछ चीजें डाली जाती है। इवन आई कंफर्ट शील्ड, प्राइवेट शेयर, ये ऐसे फीचर्स को यहाँ पे डालते हैं जो एग्जैक्टली लोग को यहाँ पे मदद करें यहाँ पे। और इसके साथ ही जो काफी ज्यादा इवॉल्व था वो यहाँ पे One UI 3.0 3.1 ने किया। इसके बाद One UI 4 की कहानी सुने तो देखा तो हेवीली फोकस था कस्टमाइजेशन पे, और सैमसंग ने अपना इकोसिस्टम एक्सपेंड करने की कोशिश करी थी कि कैसे एक ही सैमसंग के अकाउंट से सारे डिवाइसेस एक साथ एक तरीके से कनेक्ट हो जाएं, आपको बार बार पेयरिंग ना करनी पड़े, पीसी के थ्रू डेटा आसान तरीके से यहाँ पे सेंड किया जा सकता है। डेक्स को इंप्रूव किया, टैबलेट्स के लिए इसे और इंप्रूव किया गया, टैबलेट के अंदर जो डेक्स होता है वहां पे इस चीज को इंप्रूव किया गया। One UI 4.1 में वर्चुअल रैम, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस स्लाइडर, स्मार्ट विजेट्स, नाइट मोड को बेटर किया गया। इसके साथ ही यहाँ पे सैमसंग ने यह भी अनाउंस किया कि अपने फोन से लोग एड्स भी हटाएंगे, स्टॉक ऐप से एड्स भी कम करेंगे, और जो डिफॉल्ट में एप्स देते हैं उन्हें भी कम करेंगे, और महंगे फोन में क्लीन और एक सिक्योर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी One UI 4 के साथ। और One UI 4.5 में देखा है तो सबसे बड़ा इंप्लीमेंट इन्होंने Android 12L के साथ किया। ये डिजाइन किया गया Galaxy Z Fold 4 के लिए कि किस तरीके से एक ही डिवाइस में छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन का मजा साथ में लेना है, तो Android 12L का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाए और किस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग यूज कर ले। ये एक अच्छा फीचर था जहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया और फोल्डेबल्स के लिए इसको यहाँ पे और ज्यादा डेवलप किया गया। ये कुछ चीजें थी One UI 4.5 की। लेकिन वहीं बात करें One UI 5.0 की चीज क्या है, वहां पे बात करें तो आपको स्टैकेबल विजेट्स देखने को मिल रही है। जैसे Android 12 में मटेरियल यू आया था, लेकिन यहाँ पे One UI से मटेरियल यू थोड़ा मिसिंग रहा। One UI 5 में मटेरियल यू अपनी अलग जगह बनाने वाला है। इसके साथ ही किसी भी फोटो से अगर आपको टेक्स्ट यहाँ पे निकालना है तो वो आसान तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। प्रो मोड्स निकालने वाले कैमरास के अंदर कैमरा रॉ को इंप्रूवमेंट करने वाले की फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस थोड़े प्रो लेवल पे ले जाया जा सके। इसके साथ ही इनहेंस्ड लैंग्वेज और साउंड सेटिंग्स डाली गई है। Android 13 के जो बग फिक्सेस थे वो भी इंप्लीमेंट किए गए, और Android 13 के जो प्राइवेसी वाले फीचर्स होते हैं, वो नोटिफिकेशन का एक्सेस देना, एक ऐप को आपसे पूछेगी नोटिफिकेशन देना है कि नहीं, ये सब चीजें, यहां तक कि पर ऐप बेसिस पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो ये Android 13 के फीचर One UI 5 में डाले गए। और ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी One UI आपको यहाँ पे देखने को ले, सबके अपने अपने अलग अलग इंप्रूवमेंट थे और हर बार उन्होंने अलग अलग चीजों को इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले तो अपने आप को पहले से लाइटर बनाया, लेकिन फीचर रिच रखा, हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया। यहाँ पे पहले क्या होता था कि एक ही सॉफ्टवेयर जो महंगे में चलता है, सस्ते फोन में भी वो चलता था, और महंगे फोन में अच्छा प्रोसेसर होता है तो अच्छा काम करेगा, सस्ते फोन में प्रोसेसर वीक है तो लैग करेगा, हैंग करेगा। वो प्रॉब्लम इन्होंने One UI Core के साथ सॉल्व करी, जिसके अंदर One UI की बेसिक चीजें सेम रहेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा जो हैवीनेस होती है ना, वो कम कर ली जाए, इसलिए बजट फोन को भी थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जा सके। ये भी चीज उन्होंने यहाँ पे करी। और ओवरऑल बात किया तो कंसिस्टेंटली अपडेट देना उनका अच्छा था, और प्रॉपर टेस्टिंग के साथ। अभी भी मार्केट में देखा तो सबसे जो कम बग्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मार्केट में One UI के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा फोन्स को अपडेट सैमसंग ही अपने One UI को कर रहा है। और इसको देख के बाकी कंपनीज ने भी अपने फोन के अंदर मंथली 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देना प्रॉमिस कर दिए, लेकिन सैमसंग के पास अभी भी रिकॉर्ड है 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट का, जिसे अभी तक खुद गूगल यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। ये काफी अच्छी चीजें सैमसंग यहाँ पे कर रहा है, और मेरे को लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए कि एक बार One UI का इवोल्यूशन क्या हुआ, कब क्या क्या फीचर्स देखने को मिले, क्या क्या नई नई चीजें थी, ये सब चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय द वे, आप लोग सैमसंग का One UI यूज करते हो नहीं करते हो, उसका फेवरेट फीचर क्या, ये बात कमेंट बताना ना भूलना। और थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।